इसी 10 मिनट लेट हो गई। हाँ जी, गुड इवनिंग सभी को। क्लास आपकी शुरू हो गई है। 10 मिनट क्लास थोड़ी सी लेट हो गई थी। शुरू करें? ठीक है। अरे जाम दिल्ली में तो पता है क्या है। दिल्ली में जाम ही जाम है। सड़कें हैं, सड़कों पे लोग हैं, गाड़ियां हैं। एक छोटा सा शहर है ये दिल्ली, 40 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। लगभग 3 करोड़ की जनसंख्या रहती है यहाँ पे। समझ जाओ तुम। चलो, है ना। क्लास आपकी शुरू हो गई है। टॉपिक का नाम है एलसीएम एचसीएफ। इसमें लगभग मैंने आपके बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर रख लिए हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि अगर आज की क्लास आपने ली तो आपको एग्जाम में लगभग 3 सवाल देखने को मिलेंगे। पेपर 1 वालों को यहाँ से 2 सवाल और पेपर 2 वालों को यहाँ से 3 सवाल देखने को मिलेंगे। ठीक है। आवाज ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। 3 प्रश्न, पक्का 3 प्रश्न यहाँ से देखने को मिलेंगे जो बच्चे पेपर 2 देने जा रहे हैं। और जो बच्चे पेपर 1 देने जाएंगे उन्हें 1 से 2 सवाल यहाँ से देखने को मिलेंगे। एलसीएम एचसीएफ को अगर अपन देखें तो ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर निकालने वाला सवाल या मल्टीपल निकालने वाला सवाल ये आपसे पेपर 1 में पूछा जाता है। लेकिन प्रॉपर अगर एलसीएम एचसीएफ के सवाल आते हैं वो पेपर 2 में आते हैं। ठीक है, बेसिक इसका वही है, फैक्टर और मल्टीपल एंड फैक्टर, जो अपन 5वीं क्लास की एनसीईआरटी में पढ़ते हैं। डन है भाई? हाँ भैया, मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छा हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। आई होप आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर सॉल्व करें कृपया करके। आप लोग कर भी रहे होंगे, फिर भी मैं कहना चाहूंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करिए। मैम की तबीयत खराब होने की वजह से क्लास सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना। वैसे तो वो क्लास लेके आपको बता देंगी, ले भी रही हैं क्लासेस तो उनकी चलेंगी। मेरी बात समझ रहे हो? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्लीज और प्लीज 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 जरूर पढ़ लेना भाई, अनुरोध है आप सभी से। ये लीजिए, पहला सवाल आज की क्लास का ये रहा आपके सामने, है ना। फटाफट सवालों को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। इस सवाल को देखिए, द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस ये रही आपके सामने, ये डिस्टेंस आपको दिख रही है। इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यदि इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस्ड किया जाए तो बस यहां पे आप समझ लीजिए कि पेपर 2 वाले बच्चों के लिए एक सवाल यहां से किसका पूछा जाता है, हर वर्ष आता है, लगातार पूछा जा रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म, मानक रूप। ठीक है। आप कहोगे सर ये एलसीएम एचसीएफ का सवाल नहीं है। मैंने कोशिश की है कि एक क्लास के अंदर मैं आपके 2-3 टॉपिक कवर करूं, ऐसे सवाल कराऊं जो आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये क्या है भाई? स्टैंडर्ड फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि अगर कोई संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4 5, ऐसे एक संख्या लिखी हुई है, इस संख्या के एक अंक के बाद अगर दशमलव आएगा तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा। एक छोटी सी बात बस यहां पे ये सीखनी है कि अगर हम दशमलव को इस तरफ लेके जाते हैं, अगर हम दशमलव को इस तरफ लेके जाएं या दशमलव को इधर लेके जाएं, हम कह सकते हैं राइट साइड या लेफ्ट साइड उसको अगर मूव करें, तो पर डिजिट, प्रति अंक के हिसाब से आपको क्या करना होता है? पर डिजिट, प्रति अंक, प्रति अंक, अगर आप दशमलव को इस तरफ लेके गए तो आपको प्रत्येक अंक के हिसाब से 10 का गुणा करना पड़ेगा, और अगर दशमलव को इधर लेके आए तो प्रति अंक के हिसाब से 10 का भाग करना पड़ेगा। बस ये छोटी सी बात याद रखनी है और कुछ नहीं। अब सवाल खत्म है, सवाल को पढ़ लीजिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ नंबर, इस पे प्रश्न आएगा, मानक रूप पे प्रश्न आता ही आता है आपका। और यहां पे मैंने बता दिया, एक अंक के बाद अगर दशमलव आएगा वो मानक रूप है, अगर नहीं है तो वैसा उसको बनाना पड़ेगा। ये रहा आपके सामने, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी ये दे रखी है। यदि इसे मानक रूप में, अर्थात किसमें, p इंटू 10⁹, इसमें इसको बनाना है, रूप में व्यक्त किया जाए तो p और n के मान बताइए। आपके सामने नंबर दे रखा है क्या? 3 8
4, 1 2 3, 1 2 3, ये दे रखा है, ये एक नंबर है। अब इसका मतलब आप बोलोगे सर मुझे दशमलव नजर नहीं आ रहा, दशमलव आप ये मान के चलिए ये है दशमलव। अगर मैं दशमलव को इस तरफ लेके आऊं, एक अंक, 2 3 4 5 6 7 8, 3.84 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई होगा, इधर लेके जाएंगे 8 अंक मतलब 10 की पावर 8। तो ये किस में, p इंटू 10 की पावर n। n की वैल्यू क्या है यहां पे 8, n की वैल्यू कितनी आ गई 8, और p की वैल्यू कितनी आ गई 3.84। ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला ही सही है, ए ऑप्शन। 3.84 और 8 अच्छे से पढ़ लो, पेपर में आएगा। पेपर 2 वालों के लिए तो 100% आना ही आना है ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं, इस सवाल को देखिए, ये आपका सवाल है, इफ 0.00001275 इज इक्वल टू k इंटू 10 की पावर -7। ठीक है, आपसे पूछा है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k अपॉन 5। k अपॉन 5 की वैल्यू बताइए, चलिए k अपॉन 5 की वैल्यू बताइए। ठीक है, तो ये जो नंबर आपके सामने लिखा हुआ है 0.000001, 5 बार 0 है ना, 01275। ठीक है, ये बराबर किसके दिया है, k इंटू 10 की पावर -7। अभी मैंने बताया था अगर दशमलव को इधर लेके गए तो डिवाइड करना है 10 से पर डिजिट के हिसाब से, या दशमलव को अगर इधर लेके गए तो मल्टीप्लाई करना है पर 10 के हिसाब से, पर डिजिट के हिसाब से। तो आप देखो 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 12.75 गुणा 10 की पावर -7 इज इक्वल टू k इंटू 10 की पावर -7। तो यहां पे k की वैल्यू क्या निकल के आ गई, ये निकल के आ गई 12.75। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, k अपॉन 5 की, इसका मतलब 12.75 अपॉन 5। देखो भाई चारों में से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बी आपके सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। जब 5 से आप इसको कट करोगे तो 2.55 आंसर आ जाएगा। डन है भाई। किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं, जितने अंकों के पहले दशमलव लगा है उतने ही अंकों के पहले दशमलव लगाते हैं। यहां तक तो ठीक है। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इफ द सम ऑफ 1.5 इंटू 10 की पावर 6 एंड 3.4 इंटू 10 की पावर 7 इज एक्सप्रेस्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया p इंटू 10 की पावर n पे। तो बस वैल्यू बताओ, देन द वैल्यू ऑफ p n प्लस 2p प्लस n। 2p प्लस n की वैल्यू मुझे बतानी है। क्या होगा भाई सवाल का उत्तर। गुड इवनिंग सभी को। सबसे पहले आपको यह देखना होगा 1.5 इंटू 10 की पावर 6 और आपको दे रखा है एंड 3.4, या इसको जोड़ना है प्लस 3.4 इंटू 10 की पावर 7। ठीक है भाई, यहां पहले आपको पावर सेम करना पड़ेगा। अगर यहां 6 है तो इसे 6 बना लीजिए, अगर ये 7 है तो इसे 7 बना लीजिए। सिंपल सा नियम क्या है, नियम तो सिंपल है, पेपर 2 की बिल्कुल सही है, पेपर 2 में आएगा। नियम यह है कि भाई दशमलव को अगर इधर ले गए तो मल्टीप्लाई करेंगे पर डिजिट के हिसाब से 10 का, और दशमलव को अगर इधर लाए तो डिवाइड करेंगे पर डिजिट के हिसाब से। यही नियम है और कुछ नहीं, बस ये बात याद रखनी है। ठीक है, बोलो। देखिए भाई इस प्रश्न को क्या करेंगे भाई, आप बोलोगे सर हम दशमलव को अगर इधर ले जाएं तो मैं 0.15 इंटू 10 की पावर 7 इसको लिख सकता हूं, है ना भाई, प्लस 3.4 इंटू 10 की पावर 7। कब, जब मैंने इसको 10 की पावर 7 बनाया तो दशमलव को इधर ले गया तो 10 से गुणा हो गया। ठीक है भाई, अगर मैं दशमलव को इधर लेके जाऊंगा, एक तो ये बन गया मेरा, मैं अगर दशमलव को इधर ले जाता तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1.5 इंटू 10 की पावर 6 प्लस दशमलव को अगर मैं इधर ले जाता
34 इंटू 10 की पावर 6 है कि नहीं भाई? हाँ या ना? बताओ मुझे, है कि नहीं? बोलो। डन है भाई? तो चाहे आप इस इक्वेशन को देख लो और चाहे आप इस इक्वेशन को देख लो, यहां पे 10 की पावर मैंने 7 बना लिया, यहां 10 की पावर 6 बना लिया। जो आपको ठीक लग रहा है वैसे आप कर लो, जिस तरीके से आप करना चाहो। यहां पे 10 की पावर 7 कॉमन हो जाएगा, यहां पे 10 की पावर 6 कॉमन हो जाएगा। 35.5 ये हो जाएगा 35.5 इंटू 10 की पावर 6। मुझे पता है अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो दशमलव को मुझे इधर लेके आना पड़ेगा। तो 3.55, अगर मैं इसको इधर लेके गया तो 10 का गुणा हो गया, तो 10 की पावर 7। तो P की वैल्यू कितनी आ गई? 3.55 और N की वैल्यू कितनी आ गई? 7। ये रही आपके सामने वैल्यू। हमें वैल्यू फाइंड किसकी करनी है? 2P प्लस N। अब तो आ जाएगा ना? कर लोगे भाई? 55 दूनी 110, तो 10 पॉइंट ये आ जाएगा 7.10 2P की वैल्यू, और N कितना है? 7। आंसर आ गया 14.10। यही सवाल का उत्तर है। डन है भाई? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला सवाल देखिए, ये लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। ये प्रश्न आपका, अगर आप इस प्रश्न को देखोगे, ये प्रश्न अभी जनवरी 2024 में जो तुम्हारा सीटेट पेपर 2 हुआ है, ये उसका प्रश्न है। सीटेट पेपर 2 जनवरी 2024, अभी लास्ट तुम्हारा जो सीटेट हुआ है ना, ये उसका प्रश्न है। देखो इसको, पिछले सीटेट का, अभी जो इससे अब जो होने वाला उससे पहले जो हुआ है, जनवरी 2024 सीटेट पेपर 2 का प्रश्न है। तो मैं कह रहा हूं आपसे स्टैंडर्ड फॉर्म को देख लो। 1 नंबर फोकट का है, 1 नंबर आपको एकदम उड़ता उड़ता मिल जाएगा, कुछ भी नहीं है। यहां पे देखो 10 की पावर 9 है, यहां पे 10 की पावर 10 है। तो इसका मतलब क्या करना है भाई? बताओ मुझे। आप बोलोगे सर दोनों को 10 की पावर 9 बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसी को तो अपन कॉमन लेंगे। तो अगर मैं उसे 10 की पावर 9 बना लूं तो ये क्या हो जाएगा? 123.4 इंटू 10 की पावर 9 माइनस 5.67 इंटू 10 की पावर 9। हुआ कि नहीं? पॉइंट में इधर लेके आ गया, 10 से भाग हुआ तो पावर कम हो गई एक। यहां से 10 की पावर 9 अगर कॉमन ले लूं तो क्या होगा भाई? 123.4 माइनस 5.67, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। कॉमन तो 10 की पावर 9 निकल गया, केवल यही माइनस होगा, इसमें से ये माइनस होगा। तो करो भाई, अगर मैं इधर 0 लिख लूं तो कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। 10 में से 7 गए, 3 बचा। यहां कितना बचा? 3। 13 में से 6 गए, 7 बचा। दशमलव की जगह दशमलव आ गया। 12 में से 5 गए, 7 बचा। 117.73 इंटू 10 की पावर 9 ये आ गया। अब मुझे इसको क्या करना है? मानक रूप में करना है। तो मुझे P की वैल्यू बतानी है। मानक रूप कब होगा? जब इस दशमलव को लेके यहां आएंगे। तो 1.1773 कितने डिजिट पहले चला गया? 2 डिजिट पहले, 10 की पावर 11। यही सवाल का उत्तर है। बोलो हाँ या ना? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। अब ये तुम्हारा लास्ट पेपर का सवाल है। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिए। 5वें नंबर का प्रश्न, वही स्टैंडर्ड फॉर्म का प्रश्न है। देखो भाई इसको, द प्रोडक्ट ऑफ 1.7 इंटू 10 की पावर 4 एंड 12.5 इंटू 10 की पावर -6 इज एक्सप्रेस्ड इज द स्टैंडर्ड फॉर्म एज, किस में कर दिया स्टैंडर्ड फॉर्म में? k इंटू 10 की पावर n। तो वैल्यू बतानी है 2k प्लस n की, इसकी वैल्यू बतानी है। सवाल में लिखा है कि 1.7 1.7 इंटू 10 की पावर 4, इसका मल्टीप्लाई होगा 12.5 इंटू 10 की पावर -6 के साथ में। इसका आपस में मल्टीप्लाई करना है कि नहीं भाई? बोलो हाँ या ना? जब आप इनका मल्टीप्लाई करोगे, सिंपल सी बात है, तो ये क्या है? 1.7 इंटू 12.5 हो गया भाई मल्टीप्लाई इनका।
और ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो क्या बचेगा? -2 बचेगा, सीधी बात है। अब अगर 17 का पाड़ा पढ़ना है, देखो एक तो ये डिजिट है, एक ये डिजिट है, 2 डिजिट के पहले दशमलव आ रहा है तो वही आ जाएगा। 17 पंजे कितना होता है? 85 की 5, हासिल आ गई 8, 17 दूनी 34, और 34 में 8 जोड़ दिया, कितना हो गया? 42 का 2, हासिल आ गई 4, 17 एकम 17 और 1 21, 21.25 इंटू 10 की पावर -2, है कि नहीं भाई? अगर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना है तो दशमलव को तो भाई इधर लेके आना पड़ेगा, और मुझे पता है भाई दशमलव को अगर इधर लेके आना है तो मल्टीप्लाई होगा 10 का, तो 2.125, और 10 का मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो +1 और -2, तो क्या बचेगा? 10 की पावर -1। अब ये किस में हो गया? k इंटू 10 की पावर n में बदल गया। n की वैल्यू आ गई -1, k की वैल्यू आ गई 2.125। अब मुझे करना क्या है? मुझे वैल्यू निकालनी है 2k प्लस n, तो भाई इसका दुगना कर दो, 125 का दुगना 250, और प्लस कर देना है, क्योंकि ये माइनस है तो -1 हो जाएगा, आंसर आएगा 3.250। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, बी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर है। तो बस याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म पर सवाल आएगा, पेपर 2 में आएगा, 100% आएगा, 100%। ठीक है भाई, बड़े आगे। ये लीजिए अगला सवाल ये रहा। अब हम मल्टीपल फैक्टर वाले सवाल देख रहे हैं, जो हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ना चाह रहे हैं वो हम देख रहे हैं। देखिए, आई एम अ 2 डिजिट नंबर, मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। द डिजिट इन 10 प्लेस एंड डिजिट इन यूनिट प्लेस इज कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर। जो टेंस प्लेस और यूनिट प्लेस पे हैं वो कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर हैं। दहाई स्थान पर और इकाई के स्थान पर जो अंक हैं वो क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। 2 अंकों की संख्या हूं, अंकों का योग 3 और 4 का गुणज है। भाई 3 और 4 का गुणज होने का मतलब, गुणज मतलब डिवाइजर, मल्टीपल। जो संख्या 3 और 4 से कट जाए तो आप बोलोगे सर इसका मतलब संख्या 12 से कटेगी। अब अंकों का योग किस, ये देखो भाई, आप बोलोगे 7 और 5 12, ये हो गया 5, इस अंक का योग हो गया 8, इसका हो गया 4। सीधी बात है, ए ऑप्शन है, यही कटेगा। इसी के अंकों का योग 12 से कटेगा, 3 से और 4 से। ऊपर से कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर है, 2 अंकों की संख्या है, सिंपल है। ठीक है, पेपर 1 वालों का सवाल है ये। देखो भाई क्या सवाल है ये, मल्टीपल फैक्टर वाले सवाल हैं ये। ये लीजिए अगला सवाल, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू। बताओ इनमें से एक सही है कि 2 सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या कौन से सत्य हैं? 7 इज अ फैक्टर ऑफ 91, 7 91 का गुणनखंड है। 13 इज अ मल्टीपल ऑफ 117, 13 117 का एक गुणज है। 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 21 7 का एक गुणज है। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? फैक्टर क्या होते हैं भाई? फैक्टर वह होते हैं जो इस संख्या को डिवाइड कर पाए। आपसे बोला 7 इज अ फैक्टर ऑफ, भाई 13 का पाड़ा आता है, 13 सत्ते 91, पहला सही है। 13 इज अ मल्टीपल ऑफ, तो भाई 13 का मल्टीपल 117 है, कट रहा है, ये भी है। तो ए और बी इस सवाल का सही उत्तर है। सी ऑप्शन गलत है, यहां उल्टा लिख दिया है, 21 मल्टीपल है 7 का। 21 इज अ मल्टीपल ऑफ, ये सही है, सेकंड नहीं है। 21 इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 21 7 का एक गुणज है, ये सही है, सी ऑप्शन सही है। 13 इज अ मल्टीपल ऑफ, ये गलत है, ये उल्टा लिखा है। 117 का मल्टीपल क्या होगा भाई? किसी भी संख्या का मल्टीपल क्या होते हैं? 5 10 15 20, ये इसके मल्टीपल हो गए ना। अब जैसे 7 है, 7 14 21, ये इसके मल्टीपल हो गए ना सारे। तो बी ऑप्शन गलत है, पहला कौन सा सही है? ये सही है, पहला और ए और सी करेक्ट है, बी ऑप्शन इसमें गलत है। हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो आंसर होगा ए एंड सी। ये लीजिए अगला सवाल, हमको क्या है? एलसीएम निकालने वाला सवाल है। द प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट मल्टीपल एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, ये जो लिखा है ना स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, यही तुम्हारा होता है एलसीएम।
और ये लिखा है ना बिगेस्ट कॉमन फैक्टर, यही तुम्हारा होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। निकालने के कई तरीके हैं। अब आपके सामने नंबर दे रखे हैं 30, 36 और 42। निकालने के इसके कई तरीके हैं। बचपन में हमने स्कूल में एक तरीका सीखा है जिसको अपन बोलते हैं डिवीजन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन से इसे सॉल्व करते हैं। डिवीजन मेथड से करोगे, 2 से काटोगे 15, 18, 21, फिर 3 से काटोगे, फिर 2 से काटोगे 5, 3, 7, फिर 3 से काटोगे 5, 1, 7, फिर 5 से काटोगे 1, 1, 7 और फिर 7 से काटोगे 1, 1, 7, 1। तो ये क्या है, ये तो डिवीजन मेथड है। बट भाई ऐसे थोड़ा करना होता है, इस तरीके से सवाल कौन करेगा भाई, ऐसे सवाल थोड़ा करना है एग्जाम के अंदर। आपको क्या करना है, ये रहे आपके नंबर 30, 36 और 42। मुझे यहां पे एलसीएम बताना है और एचसीएफ बताना है, दोनों बताना है। एलसीएम भी बताना है और एचसीएफ भी बताना है। अगर आप देखोगे कोई ऐसा बड़ा नंबर देखो जिससे ये तीनों ही नंबर डिवाइड हो रहे हो, 3 नहीं हो रहे हो तो कम से कम 2 हो रहे हो, तो आप बोलोगे सर 6 से ये संख्या भी कटेगी, ये भी कटेगी और ये भी कटेगी। तो 6 से अगर मैंने इसे काटा, ये 5 बार गया, इसे काटा ये 6 बार गया, इसे काटा ये 7 बार गया। अब मुझे बताओ क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन है? आप बोलोगे सर नहीं है कॉमन। इसका मतलब 6 वह सबसे बड़ी संख्या है जो इन तीनों संख्या को डिवाइड करेगी, और यही इसका क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। तो इसका मतलब एचसीएफ का मतलब क्या हुआ, हमें केवल क्या देखना होता है, कॉमन फैक्टर। ऐसा फैक्टर, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है मुझे, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर देखना है। ठीक है भाई, तो मैंने तो देख लिया भाई, हमारा आंसर क्या आ गया, एचसीएफ तो हमने निकाल लिया, कितना है, 6 है। अगर मुझे अब एलसीएम निकालना होता है, एलसीएम का मतलब हो गया कॉमन तो लो ही लो और साथ में अनकॉमन भी ले लो जो कॉमन नहीं है। इसका मतलब यहां पे इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब इंटू 6 इंटू 5 इंटू 7। आ रही है बात समझ में? बोलो भाई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना चाहो तो मल्टीप्लाई कर दो। एक तो तरीका ये है कि ये बन जाएगा 36 और ये बन जाएगा 35। ऐसे दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर का जब मल्टीप्लाई होता है तो 2 तरीके होते हैं। इसमें आपको 36 का स्क्वायर करके उसमें से 36 माइनस कर दो, या 35 का स्क्वायर करो और उसमें 35 जोड़ दो। एक तो तरीका ये होता है, ऐसे कर सकते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 के बाद क्या आता है 4, 3 चौक 12, इसमें 35 और जोड़ दो, यही आएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई। एक तो ये तरीका है। ठीक, कितना कितना आ गया, 1260। डन है भाई, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका तो भाई 6 6 36, 36 5 180, 18 7 126, आंसर आ गया ये। बस इसमें क्या करना है, 6 का मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का आपस में मल्टीप्लाई करना है। लिखा है सवाल में द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल और बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। बस भाई 6 6 36, 3 आया, 12 6 72 और 3 75, 7560 आ गया इस सवाल का उत्तर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। डन है। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, कॉमन और साथ में अनकॉमन। एचसीएफ का मतलब होता है सिर्फ कॉमन। हम एलसीएम को ऐसे भी समझ सकते हैं कि भाई एलसीएम के अंदर एचसीएफ तो मौजूद है क्योंकि एचसीएफ ही कॉमन है, और एचसीएफ के बाद अब क्या बचेगा, वह संख्याएं बचेंगी, बस को प्राइम संख्याएं बचेंगी। ठीक है, बताओ। डन है। डी ऑप्शन, अच्छा सॉरी हमने सी गलत लगा दिया, ऑप्शन नंबर डी 7560, 7560। डन। अगला सवाल ये रहा, 72 इंटू 28 इज इक्वल टू 36 इंटू 4 इंटू ये रहा डैश, द नंबर इन द ब्लैंक। भाई सिंपल सी बात है भाई, 36 दूनी 72, 4 से इसे काट दिया 2 बार, 2 से इसे काट दिया, इसका मतलब यहां आएगा 14। कितना आएगा 14। मल्टीपल ऑफ 7, सही बात है, 7 का मल्टीपल है। ए प्राइम नंबर, गलत, प्राइम नंबर तो नहीं है।
लेस देन 10 ये भी गलत, 10 से कम नहीं है। एक इवन नंबर है, बिल्कुल सही है भाई, 2 से कटने वाली संख्या इवन, जो 2 से ना कटे वो ऑड। फैक्टर ऑफ 56, 56 को 14 से काटा जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो कौन कौन से ऑप्शन सही हो गए? ए सही है, डी सही है और ई सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ए डी ई। अब ये सवाल आपके एग्जाम में आ गया, फिर आप बोलोगे उड़ा देंगे सर, इस सवाल में था ही क्या। अब ये लो इस सवाल को, ये रहा आपके सामने प्रश्न। देखो ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फैक्टर एंड मल्टीपल। फैक्टर और मल्टीपल के बारे में कौन सा कथन सत्य है, बताओ। 11 इज अ फैक्टर ऑफ 100, 48 इज अ मल्टीपल ऑफ 30 वो 3, 11 इज अ मल्टीपल ऑफ, या 48 इज अ फैक्टर ऑफ 3। सब उल्टा है, क्या सही है? बी सही है। कुछ है इस सवाल में, बोलो। कौन नहीं कर पाएगा? अगर इस प्रश्न को आपने गलत कर दिया, इसका मतलब आपके ऊपर स्वयं ईश्वर की कृपा है। ईश्वर ने आपको आशीर्वाद दिया है कि जा बेटे जाओ, निकलो यहां से। आओ भाई इस प्रश्न को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सवाल ये रहा पहले आपके सामने, या वही स्टेटमेंट रहा, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर। दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम 12 और 108 है। मैंने अभी आपको बताया एलसीएम के अंदर एचसीएफ मौजूद होगा, इसका मतलब एलसीएम एचसीएफ से सदैव डिविजिबल होगा। एलसीएम को हम एचसीएफ से हमेशा डिवाइड कर सकते हैं। एलसीएम के अंदर एचसीएफ मौजूद होता है और जो फिर संख्याएं बचती हैं को प्राइम नंबर्स वो होते हैं। डन है भाई। तो इसका मतलब पहला तो सही है, दूसरा है एलसीएम एंड एचसीएफ 180 और 25, क्या 25 से 180 को काटा जा सकता है? यही गलत है, बी ऑप्शन गलत है। ठीक है, लीजिए अगला सवाल, ये रहा आपके सामने। m और n दो अंकीय संख्या ऐसी हैं कि एक सम संख्या है, दूसरी विषम संख्या है। यदि m इंटू एन इजिकल टू 180 है, m और n का मल्टीप्लाई किया जाए तो 180 आएगा। दो अंकों की संख्या है तो m और n का लघुत्तम सार्वगुणज क्या है? मतलब हमें m और n का क्या बताना है? एलसीएम बताना है। भाई दो अंकों की संख्या है जिसमें से एक इवन है एक ऑड है, दोनों का मल्टीप्लाई 180 के बराबर। दो तरीके हैं, बचपन में एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी तो ट्री मेथड समझा होगा। आप अगर ट्री मेथड को देखोगे तो हम ट्री मेथड से भी इस सवाल को कर सकते हैं, मेरी बात समझना। वैसे तो आपको पता है, आप सीधे सीधे बोल रहे हो सर ये 15 से कट रहा है, 15 से काट देंगे, 15 एकम 15, 15 चौक 60। मुझे दो संख्याएं मिल गई, ठीक है, एक है इवन एक है ऑड। नहीं सॉरी, 15 दूनी 30 होगा, 15 एकम 15, 3 बचेगा, 15 दूनी 30। ये हो गया इवन नंबर और ये हो गया ऑड नंबर। मुझे दो संख्याएं मिल गई, 15 गुना 12। अगर हम देख पा रहे हैं 15 और 12 इनका मुझे एलसीएम निकालना है, कितना आएगा भाई? अभी हमने सिखाया है 12 और 15। अगर मुझे एलसीएम निकालना है, 3 से काटेंगे, 3 से कटा ये 4 बार, ये कटा 5 बार। अब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बस मल्टीप्लाई कर दो, 3 इंटू 4 इंटू 5, यही इस सवाल का एलसीएम होगा। आंसर है 60। वैसे भी देख के बच्चा बता सकता है। क्लियर है? डन है ना? एलसीएम का मतलब क्या है? कॉमन मल्टीपल। भाई एक बात बताना, 12, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद 60, ऐसे ही 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60। आ रही है बात समझ में? बोलो हाँ या ना। तो जब आप देख पा रहे हो तो यहां पे मुझे कॉमन मल्टीपल कौन सा नजर आ रहा है? यही, और सबसे छोटा यही होगा, है ना? समझ में आ रहा है ना एलसीएम होता क्या है? असल में कॉमन मल्टीपल है, तो यही क्या होगा? 60। डन। आगे बढ़ते हैं, ये सवाल करते हैं, द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मतलब एलसीएम निकालना है मुझे किसका? 4 5 6 का, एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ 5 6 10। मतलब सवाल का मतलब यह है 4 5 6 के एलसीएम
माइनस करना है एलसीएम किसका, 5, 6 और 10 इसका। तो आप मुझे बताओ यहां पे क्या है भाई। आप बोलोगे सर इन दोनों के अंदर 2 कॉमन है, या अगर मैं यहां पे 4 ले लूं तो इसका 2 तो निकल गया, केवल 3 बचा, 2 तो जा चुका है, इस 4 के अंदर 2 मौजूद है ना। तो यहां क्या बचेगा, 3 और 5, 3 पंदे 15, 15 चौक 60, इसका एलसीएम कितना आ गया 60। अब आते हैं इन दोनों को देखते हैं। अगर मैं 2 ले लूं तो इसका 3 बचा और इसका 5 बचा, कट गए ये दोनों। तो यहां पे क्या होगा, 5 इन दोनों में कॉमन, तो 5 और 3, इसका एलसीएम कितना आया 60। इसका एलसीएम 60 है, इसका 60 है और इसका 30 है, दोनों का डिफरेंस कितना निकल के आया 30। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आंसर होगा, ए ऑप्शन इस सवाल का सही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे, बहुत ही सिंपल से प्रश्न आएंगे। ये देखो भाई प्राइम फैक्टराइजेशन पे प्रश्न पूछा गया है, स्टार लगा लो इसके ऊपर। ये आपका इंपॉर्टेंट टाइप है, ये आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसको थोड़ा समझेंगे। बच्चों को पता होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। देखो एलसीएम अगर आपको निकालना है तो एलसीएम में सबसे पहले हम क्या देखेंगे, कॉमन और कॉमन के साथ अनकॉमन, यही होता है एलसीएम। बट यहां पे बस क्या करना है, कॉमन क्या होना चाहिए, हाईएस्ट पावर होनी चाहिए। अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ में मात्र और मात्र क्या निकलेगा, केवल कॉमन फैक्टर होना चाहिए, और कॉमन में भी लोएस्ट पावर, जिसकी पावर सबसे कम हो। अब ये रहा आपके सामने प्राइम फैक्टराइजेशन, x इज इक्वल टू 10 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3, y इज इक्वल टू 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, z इज इक्वल टू 2 की पावर 3 3 की पावर 3 5 की पावर 2, एलसीएम ऑफ एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। अब एलसीएम, तो भाई एक बात बताओ, सबसे बड़ी पावर क्या है, मुझे एलसीएम निकालना है तो सबसे बड़ी पावर क्या होगी, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई 3 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 3 की पावर 3, और 5 में सबसे बड़ी पावर क्या है, 5 की पावर 3, डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब एचसीएफ में क्या करना है, कॉमन, वो भी लीस्ट पावर, सबसे कम पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, यहां सबसे कम पावर 3 की पावर 2, यहां सबसे कम पावर 5 की पावर 2। बस भाई कट हो जाएगा, ये कटेगा एक बचेगा, ये कटेगा एक बचेगा, ये कटेगा, पावर बचेगी 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 5, यही सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 60। डन है भाई। आइए अगले सवाल पे, इस सवाल को देखो, ये रहा आपका सवाल, इस प्रश्न को देखो। ये प्रश्न आपसे अभी अभी पूछा गया है, अगस्त का पेपर उठा के देखो, उसमें देखने को मिलेगा। पेपर 2 वाले बच्चे देखें इसको, ये प्रश्न पेपर 2 में पूछा गया है, देखो इसको, द सम ऑफ द स्मॉलेस्ट कॉमन, सॉरी पेपर 1 में पूछा गया है, द सम ऑफ द, व्हाट इज द सम ऑफ स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल एंड बिगेस्ट कॉमन फैक्टर। हमको सम बताना है, यहां पे हमें 60, 72 और 84 84, इसके एलसीएम एचसीएफ का सम बताना है, एलसीएम प्लस एचसीएफ, बस यही पूछा और कुछ नहीं। क्या करोगे भाई मित्र, आप बोलोगे सर अगर मुझे एचसीएफ निकालना है या एलसीएम निकालना है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 12, 12 से इसे काटा 5 बार, इसे काटा 6 बार, इसे काटा 7 बार, तो इसका मतलब 12 क्या आ गया, सबसे कॉमन आ गया नंबर, वही क्या हो गया तुम्हारा एचसीएफ 12। अब एलसीएम में जो भी बच रहा है उसको देख लो, बस भाई कर दो भाई। कितना होगा सवाल का आंसर, 2532, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है 2532। एलसीएम निकाल के इसमें जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा 2532। ठीक है भाई, डन है, बहुत बढ़िया। आइए अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन, ये रहा आपके सामने, 36, 54 और 60, इनका एलसीएम माइनस एचसीएफ करना है।
इस सवाल में आपको क्या करना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को माइनस करना है। यही लिखा है सवाल में, 36, 54, 60 के लघुत्तम समापरिवर्तक और उच्चतम समापरिवर्तक के बीच का अंतर बताइए, एलसीएम और एचसीएफ का डिफरेंस बताइए। तो इसका कैसे निकालोगे भाई, कैसे करोगे? आप बोलोगे सर 9 से डिवाइड हो रही है, तो 9 से काट दो। 9 से ये कट गया, ये कट गया, बट ये नहीं कटेगा, ये कटेगा 6 से। 6 से काटा, इसे काटा 6 बार, इसे काटा 9 बार, और इसे काटा 10 बार। अब आप मुझे बताओ, क्या इन तीनों में कुछ भी कॉमन है? नहीं है। आप बोलोगे सर 6 और 3 में कॉमन नजर आ रहा है। ऐसे तो मैं कहूंगा 6 और 10 में भी कॉमन नजर आ रहा है। तो कॉमन नजर आ रहा है, लेकिन तीनों में नहीं आ रहा ना। तो यही इस सवाल का क्या निकल आया, एचसीएफ। एचसीएफ कितना आ गया, 6। एचसीएफ तो 6 आ गया, हाँ या ना? ये तो क्लियर है, एचसीएफ आपका 6 आ गया है। अब आपके सामने ये रहे नंबर, यहां पे देखो, अगर मैंने 3 से इसे काटा और इसे काटा तो यहां बचा 2, यहां बचा 3, तो मैंने 3 इधर ले लिया। भाई जिससे भी कट करोगे उसको लिखते जाना। अब 2 से कट जाएगा, इसे काटा, यहां 5 बचेगा, 5 तिया 15। ठीक है भाई, हो जाएगा, कर लोगे। 15 दूनी 30 और 30 तिया 90, 9 छिक 54, 540 आ गया एलसीएम। 540 में से 6 चले गए, यही इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, 534, पहला ऑप्शन है सवाल का। डन है। ये लीजिए अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। इफ एक्स एंड वाई आर रिस्पेक्टिवली द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 135, 108 और 198, देन द वैल्यू ऑफ एक्स अपॉन वाई। भाई एक्स जो है वो है एलसीएम, सॉरी एक्स है एचसीएफ, एक्स क्या है, एचसीएफ है, और वाई क्या है, अपॉन वाई, ये है एलसीएम। तो बस एचसीएफ अपॉन एलसीएम करना है। हमारे सामने नंबर क्या है, 135, 108 और 198। कैसे करोगे भाई, बोलो। आप बोलोगे सर ये संख्या 3 से कट रही है, ये भी 3 से कट रही है, और ये भी 3 से कट रही है। एक तो यही तरीका है, 3 से इसे काटो, 3 से काटा इसको, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 से ये कटा, 3 त्रिक 9, 3 छिंग 18, 3 से इसे काटा, 3 छिंग 18 और 3 छिंग 18। अब आप देखो इन तीनों में कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है क्या, इनमें कुछ भी कॉमन नजर आ रहा है, बताओ, बोलो हाँ या ना? नहीं है ना? तो एचसीएफ तो तुम्हारा कितना हो गया, 3 हो गया। ये संख्या, अभी ये संख्या 3 से और कट रही है, ये भी 3 से कटेगी, और ये भी 3, अच्छा 3 से और कट जाएगी। ये संख्या 9 से कट सकती थी, तो डायरेक्ट 9 से ही काट लेते हैं। 135, 108 और 198, अच्छा ये तो 9 से कट जाएगा। 15 नंबे 135, 12 नंबे 108, और 9 से काटा तो ये कट गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 से कट रहा है। तो आपका एलसीएम कितना आ रहा है, एचसीएफ कितना आ रहा है, 9। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, बताओ भाई 15, 12 और 22 में तीनों में कौन सी संख्या है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे? कोई नहीं कर पाएगी भाई, बताओ। कोई ऐसी संख्या नहीं है जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। तो 9 ही मेरा क्या निकल के आया, एचसीएफ आया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। यहां तक तो ठीक है। अगर मुझे एलसीएम निकालना है, मुझे एलसीएम निकालना है, तो बस भाई अब क्या बच रहा है, इनमें जो भी कॉमन है बस वो देखो। आप बोलोगे सर 3 से मैंने इसे काट दिया, इसे काट दिया, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, ये नहीं कटेगा 3 से। अब ये 2 से कट गया, 2 से इसे काट दिया 2 बार, और 2 से इसे काट दिया 11 बार। अब बचा क्या, 2, ये बचा 5, और ये बचा 11। यही मेरा पूरा का पूरा क्या है, एलसीएम। ये मेरा एलसीएम आ गया। अब मुझे इसके नीचे इसको रखना है 9 इंटू, मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 60 इंटू 11, आंसर आ गया 1/660। ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है,
ऑप्शन नंबर ए ये है, डी ऑप्शन आपके सवाल का सही उत्तर है, 1/660। डन है भाई, एलसीएम निकालना आ रहा है भाई, ठीक है। हम वही डिवीजन मेथड से नहीं करेंगे, इस तरीके से करने नहीं बैठेंगे कि 135, 108 और 198 अपन ऐसे कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये लीजिए अगला सवाल, ये तो सेम हो गया, ये तो वही नंबर हो गया। द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ कितना आ रहा था इस सवाल में, 9। एलसीएम कितना आ रहा था भाई, 9 इंटू 660, यही आ रहा था देखो, 9 इंटू 660 आ रहा था एलसीएम, और एचसीएफ आ रहा था 9। बस भाई 9 दोनों में से कॉमन निकल गया, 661 से मल्टीप्लाई कर दो। कौन सा ऑप्शन है बताओ? द सम ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, ये आपके एग्जाम का प्रश्न है, पेपर 2 में आया हुआ प्रश्न है, पेपर 2 का प्रश्न है ये, देखो है भाई सिंपल सा। क्या आ जाएगा भाई, 5949। डन है भाई, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। अगला सवाल ये रहा, इफ एलसीएम एंड ऑफ 6 एंड 7 इज हाफ ऑफ द एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई, यदि x आपको 12 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ y। 6 और 7 आप बस याद रखना, अगर आपके को प्राइम नंबर हैं, को प्राइम नंबर हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, वो सह अभाज्य संख्या होती हैं। अगर आपकी सह अभाज्य संख्याएं हैं जैसे 6 और 7, इनमें कुछ भी नहीं है ना, तो एलसीएम इसका क्या होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। एलसीएम क्या होगा, 6 इंटू 7, क्योंकि इन दोनों में ऐसा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधे सीधे क्या होगा, 6 सत्ते 42। अब आपसे बोला है 6 और 7 का जो एलसीएम है वो आधा है, किसका, एक्स और वाई के एलसीएम का आधा है, एक्स और वाई का एलसीएम का आधा है। एक्स कितना है, 12, तो ये किसका आधा है भाई, 84 का। अब एक्स और वाई, एक्स दे रखा है कितना, 12, तो 12 से काटा, इसका मतलब ये कितना है, 7, तो वाई की वैल्यू निकल के आ गई 7, 12 सत्ते 84। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आइए भाई इस प्रश्न को देखते हैं। अब देखो कितना बेसिक सा प्रश्न है, और इस प्रश्न को बच्चे गलत जब करके आते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। ये तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है, ये तो गलत होना नहीं चाहिए। द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर, किसी भी संख्या का फैक्टर क्या होता है। मैंने आपसे कहा अगर कोई संख्या है 8, उसके फैक्टर देखना क्या क्या होंगे, 1, 2, 4 और 8, ये इसके फैक्टर हैं। इसका मतलब इसके बराबर भी होता है और इससे कम होते हैं, तो आप बोलोगे इक्वल और लेस देन, ये आंसर आ गया पहला ऑप्शन। फैक्टर के मामले में क्या हुआ मित्र, आप बोलोगे सर इक्वल एंड लेस देन, बराबर भी होता है और छोटे होते हैं। डन। अब बात करें, ये तो बात किसकी हो गई, फैक्टर की, ये तो बात हो गई फैक्टर की। लेकिन अगर मल्टीपल की बात की जाए, गुणज की, मल्टीपल गुणज जिसे कहते हैं, तो आप बताओ यार, जैसे मैंने कोई ले लिया 6, तो भाई 6 का मल्टीपल क्या होगा, आप बोलोगे सर 6, 12, 18, 24, 30, 36, इसी तरीके से इसके मल्टीपल होंगे। और मल्टीपल क्या होते हैं, याद रखना, सबसे पहले मल्टीपल होते हैं इनफाइनाइट, अनंत। मल्टीपल क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है। और वहीं फैक्टर क्या है, आप बोलोगे सर फाइनाइट है, अनंत नहीं है, फाइनाइट है। तो ये क्या हो गया, आप बोलोगे सर मल्टीपल बराबर और उससे ज्यादा, तो आप बोलोगे इक्वल, इक्वल टू और ग्रेटर देन। तो अगर मल्टीपल का आ जाए ना सवाल, तो आप बोलोगे इक्वल टू और ग्रेटर देन। फैक्टर के मामले में क्या है, इक्वल टू और लेस देन। ठीक है, डन है। दोनों का बेसिक डिफरेंस समझ में आ रही है, बिल्कुल आ रही है। आइए सवाल को देखते हैं। देखिएगा मित्र इस प्रश्न को, ये प्रश्न अभी आपके एग्जाम में आया हुआ है, अभी अगस्त जनवरी वाले पेपर में। देखो इस प्रश्न को,
कैसे करोगे? अगस्त वाले पेपर में आया, अभी पिछला पेपर जो सीटेट का हुआ है पेपर 2, उसका प्रश्न है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ये दे रखा है 1485 और 33। इनमें से एक संख्या को 31 से विभाजित किया जाता है, भागफल 9 होगा और शेषफल 18 होगा। अरे भाई हमें पता है नंबर कैसे निकालते हैं, पिछली क्लास में पढ़ाया था, डिवाइडर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो भाई किससे डिवाइड कर रहे हैं? 31 से। भागफल क्या बच रहा है? 9, और रिमाइंडर कितना है? 18। इसका मतलब मुझे संख्या पता चल जाएगी, मैं संख्या बता सकता हूं। 9 एकम 9 और 9 तिया 27, 179 में 18 जोड़ दिया, संख्या निकल के आ गई 297। कितनी आ गई संख्या? 297। अब 297 आपकी एक संख्या है। एलसीएम एचसीएफ में अगर कोई दो संख्याएं हैं, उनका प्रोडक्ट उनके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, ये रूल आपने पढ़ रखा है। दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो भाई एक संख्या हो गई 297 इंटू दूसरी संख्या मुझे निकालनी है, एलसीएम कितना दे रखा है? 1485 इंटू 33। लो भाई, अगर मैंने इसको कट किया 33 से इसको, तो ये कितनी बार जा रहा है? 9 बार, और 9 से काट देंगे इसको, 9 एकम 9, कितना बचेगा? 5, 9 छिक 54, 9 बार ही गया, 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 9 से काटो, 9 एकम 9, 5 बचा, 9 छिक 54, 9 पंजे 45, 165 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर क्या सही है बताओ? ए सही है कि नहीं? डन है? ठीक है, कर लोगे हाँ या ना? है ना? मैंने अभी भी आपको एक बात बताई कि एलसीएम का मतलब क्या होता है। आप बोलोगे सर एलसीएम का मतलब होता है एचसीएफ इंटू जो आपका कोप्राइम बच जाए वो। तो अगर एचसीएफ से इसको काट दूं तो मेरे कोप्राइम निकल सकता है। ये भी अपन अपना दिमाग लगा सकते हैं, ऐसा नहीं, वैसे भी हो जाएगा ये सवाल, ठीक है, वैसे भी कर सकते हो। ये लीजिए अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 20 टाइम ऑफ देयर एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है, और एलसीएम एचसीएफ का जो योग है वो दे रखा है 2520। तो बताना है व्हाट विल बी द डिफरेंस ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ, एलसीएम उसके एचसीएफ का 20 गुना है। मतलब ऐसा कर सकते हैं अपन भाई कि एलसीएम एचसीएफ का 20 गुना है। अगर ये 1 है तो ये 20 है। और सवाल में कहा गया इन दोनों का सम, एलसीएम और एचसीएफ का सम कितना है? 2520। तो अगर मैं इन दोनों का सम कर लूं, 20 और 1 21, तो 21 की वैल्यू सवाल में दे रखी है 2520। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 21 एकम 21, 21 दूनी 42, 120। और मुझे कहा गया है एचसीएल, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम का मुझे क्या बताना है? अंतर बताना है। तो इन दोनों का अंतर क्या होगा? 20 में से गया 19, तो 19 की वैल्यू बताओ। यही सवाल का उत्तर है। 19 दूनी 38 की 8 हासिल आई 30, 19 19 और 3 22, 2280 सवाल का उत्तर है। ये लो, ना तो हमने एलसीएम निकाला ना ही एचसीएफ निकाला, हमने रेशो से सवाल को सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया 2280। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। ये तो तुम कर ही लोगे, ये तो बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है। द सम ऑफ द एचसीएफ एलसीएम 12 15 45, 12 15 और 45 का एचसीएफ और एलसीएम को जोड़ना है ना? ये तो तुम कर ही लेना। आइए आगे बढ़ते हैं, वही प्राइम फैक्टराइजेशन वाले प्रश्न को देखते हैं।
यहां पे क्या लिखा हुआ है, तो एक्स वाई जेड का महत्तम समापवर्तक देन एचसीएफ ऑफ एक्स वाई जेड। एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट पावर कॉमन, वो भी लीस्ट, तो सबसे छोटा कौन सा है? आप बोलोगे सर सबसे छोटी पावर है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 3। ये निकल आया एचसीएफ। अगर सवाल में तुमसे एलसीएम पूछा जाता तो हाईएस्ट पावर लेते। सबसे बड़ी पावर क्या है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 5। ये तुम्हारा क्या निकलता, एलसीएम। डन है भाई। ये रहे तुम्हारे सामने ऑप्शन। अब इस ऑप्शन को तुम देख रहे हो तो तुम देख रहे हो सर यहां पे पावर एक जैसी है, तो मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30। इसे क्या लिख सकते हो, 30 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। डन है भाई। और अगर हम एलसीएम निकाल रहे होते तो उसे लिखते 30 की पावर 4 गुणा 7 की पावर 5। ये हमारा एलसीएम होता। तो प्रश्न अगर आपसे आ जाए, हमें तो सवाल में एचसीएफ पूछा है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। ये लीजिए अगला प्रश्न 40, 50, 60 का यहां पे दिया है एलसीएम और एचसीएफ। देखो 40, 50, 60 उसका एलसीएम निकालना है। तो 10 से अगर मैंने देखा तो 10, अब यहां बचेगा क्या, 6 और 4 का 12 और 5 बटे में एचसीएफ कितना आया इन तीनों का 10। 10 से 10 कट गया, 12 पंजे 60। ये लो, ए ऑप्शन है इस सवाल का उत्तर। आप तो ओरली बता सकते हो भाई। एलसीएम क्या होता है, अभी मैं फिर से बताता हूं। एलसीएम क्या होता है, सबसे बड़ा कॉमन नंबर 10, जिससे काटा इसको 4 बचा, इसे काटा 5 बचा, इसे काटा 6 बचा। अब यहां पे इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन अगर 6 और 4 को देखोगे तो इसका मतलब अगर मैं 4 ले लूं तो इस 6 का 2 चला जाएगा, 3 बचेगा, तो 3 बचा इंटू 5। आ रही है बात समझ में? तो ये आ गया एलसीएम। एचसीएफ कितना है 10, तो 10 से 10 कट गया, 12 पंजे 60। ए ऑप्शन सही है। ये लीजिए अगला सवाल, इसे देखिए। ये आपके अभी के प्रश्न है, अभी पिछले पेपरों में आए हुए प्रश्न है ये, देखो इसको। क्या है भाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एचसीएफ निकालना है एबीसी का और एलसीएम निकालना है एबीसी का। देखो एचसीएफ निकालोगे, सबसे छोटी वैल्यू लो 2 की पावर 3 और छोटी 3, इसकी 5, ये आ गया एचसीएफ। एलसीएम सबसे बड़ी पावर 2 की पावर 4, 3 की पावर 5 और 5 की पावर 3। डन है भाई। तो अगर आप इसको कट करोगे तो यहां क्या बचेगा, 1 अपॉन, यहां बचेगा 2, यहां बचेगा 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। डन है, क्लियर है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। 2 की पावर 5 है सबसे बड़ी, 2 आएगा 2 की पावर 2। अब ठीक है, और चेक कर लेते हैं। सबसे छोटी पावर 3 और सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 5। ठीक है भाई, सबसे छोटी पावर 5 की पावर 1 और सबसे बड़ी पावर 5 की पावर 3। अब ठीक है, 3 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 2। ठीक है, डन है, हो जाएगा सवाल, कर लोगे। अब तो मल्टीप्लाई करना है, वैल्यू के साथ उसका आंसर रख देना है ना भाई? है ना? चलो आओ भाई इस प्रश्न को देखते हैं। ये वो जो मैं आपसे कह रहा था ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तुम्हारा जनवरी 2024 का प्रश्न है, पेपर 2 का। देखो इसको, जनवरी 2024 पेपर 2 का प्रश्न है, इसको देख लो। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, इस बात को याद रख लो, ये क्वेश्चन रिपीट होगा, आपके पेपर में छपा छपाया आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन का एक सवाल, स्टैंडर्ड फॉर्म का एक सवाल और एचसीएम एचसीएफ का एक सवाल। एलसीएम एचसीएफ, स्टैंडर्ड फॉर्म और ये वाला प्राइम फैक्टराइजेशन वाला, ये 3 प्रश्न आपके पेपर 2 के पेपर में आएंगे जब आप पेपर अभी देखोगे तो। अब ये आपके सामने रहा, ये क्या लिखा हुआ है, 31362 बराबर p की पावर 2
क्यू की पावर 5, आर की पावर 4, वे पी क्यू आर इज अ प्राइम नंबर। इसका मतलब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो रहा है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू बतानी है, पी प्लस क्यू माइनस 2 आर की। तो प्राइम नंबर क्या है, 2, 3, 5, 7, 11, ये इस तरीके से आपके प्राइम नंबर हैं। अब जब आप देख पा रहे हो यहां पे हम किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे, यहां पे बेटा आपको इस्तेमाल करना होगा डिवीजन मेथड का, जो मैं आपसे कह रहा था, जो हमने बचपन में सीख रखा है, उस मेथड का इस्तेमाल हमको यहां पे करना पड़ेगा। आपके सामने लिखा है 313632। अब यहां पे क्या लिखा है, p की पावर 2, q की पावर 5 और r की पावर 4। तो मुझे एक बात ये समझ में आ रही है कि सर पक्का यहां पे जो बड़ा नंबर होगा उसकी पावर 2 होगी। सीधी सी बात है, सही बात है। प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे तो हमें यह भी पता चल जाता है जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसकी पावर सबसे कम होनी चाहिए। तो यहां पे देख रहा हूं, क्या ये संख्या 5 से कटेगी, नहीं। देखो क्या ये संख्या 7 से कटेगी, अगर मैं बोलूं क्या ये संख्या 11 से कट रही है, देखो 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 3 और 3 9, इसका मतलब ये संख्या 11 से कट रही है, इसे हम 11 से काट देंगे, ये संख्या 11 से कटेगी। तो सबसे बड़े नंबर जब इसको डिवाइड करोगे ना, हम सबसे बड़े नंबर से जब इसको डिवाइड करेंगे तो बड़े नंबर से डिवाइड करते वक्त इसे और छोटा बनाते जाएंगे। अगर हमने देखो 11 से काटा, 11 दूनी 22, कितना बचा भाई, सीधी बात है, इसी तरह से कट करेंगे 11 से, 11 दूनी 22, यहां पे कितना बच गया 9, ये हो गया 93, 93 हो गया, 11 अट्ठे 88, 8 बार चला गया, 93 में से 88 गए, कितना बचा भाई 56, ये हो गया 11 पंजे 55, 1 11 एकम 11, 11 दूनी 22, इतने टाइम कट गया। अब फिर देख लो, 2 और 5 7, 7 और 2 9, 8 और 1 9, ये अभी भी 11 से कट रहा है क्योंकि यहां पे लिखा था ना। तो मुझे साफ समझ में आ रहा है p इजिकल टू 11 होगा, 11 की पावर 2, ये मुझे समझ में आ गया। ऐसे ही सवाल को करना होता है। फिर काटो 11 से, 11 दूनी 22, कितना बचेगा भाई 6 बचा, 65 हो गया, 11 पंजे 55, 10 बचा, 110 हो गया। ग्यारह 9 99, 110 हो गया, 99, 101 हो गया, सॉरी 99 100 101, 11 दूनी, ये हो गया। अब आप देखोगे यहां पे लिखा है भाई अब ये लिखा है किसी एक नंबर की पावर 5, किसी एक नंबर की पावर 4, ठीक है, पी क्यू आर, आर की पावर 4 है, तो 11 तो मिल गया। अब ये पक्का 3 से कटने वाली संख्या बनेगी। देखो भाई 9 कट गया, 4 और 5 9, ये भी 3 से कट रहा है, या मैं सीधे इसको 9 से काट के देखूं तो 9 से काट दूंगा। 9 से काटा मैंने, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, 18 बार गया, कितना बचा 7, 72, 79, 88। फिर काटूंगा मैं, 9 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा, 3 नम 27, 3 छिंग 18, 96। ये अभी भी कट रहा है भाई, ये तो अभी भी 9 से कट रहा है। मैं 9 से ही काट देता हूं इसको, 9 तिया 27, 9 दूनी 18, और 32 से इसे काट दिया, ये 32 से कट गया, कैंसिल आउट हो गया। 32 का मतलब हो गया 2 की पावर 5, और 9 और 9 81, 81 का मतलब हो गया 3 की पावर 4, और ये हो गया 11 की पावर 2। तो यहां से मुझे पता चल गया P इजिकल टू आ गया 11, Q इजिकल टू आ गया 3, और R इजिकल टू आ गया 5, नहीं, R इजिकल टू आ गया 3 और Q इजिकल टू आ गया 2। अब मुझे वैल्यू निकालनी किसकी है, मुझे तो वैल्यू निकालनी है P प्लस क्यू माइनस 2R। तो P प्लस क्यू कितना हो गया 13, और माइनस 2R, तो 3 दूनी 6, तो 13 में से 6 चले गए, आंसर आ गया 7। ये आपका इस बार का प्रश्न है, अभी जनवरी 2024 में आया प्रश्न है, और ये लगातार रिपीट हो रहा है, 100% आपके एग्जाम में आएगा। ये आपका एक रिपीटेड क्वेश्चन है, लगातार आया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े।
ये क्या किया है टाइपिस्ट ने, कोई एक सवाल ये एक सवाल ये, उसने गड़बड़ कर दी है। चलो ठीक है, ये वाला प्रश्न तो तुम कर लोगे ना, ये तो हम कर चुके थे, प्राइम फैक्टराइजेशन वाला प्रश्न है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय ऑल द नंबर, ऐसी संख्या बताओ जो किससे डिवाइड हो जाए, 1 से लेके 10 तक सभी संख्याओं से डिवाइड हो जाए। ठीक है, क्या लिखा है, वह संख्या जो 1 से 10 तक सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसका मतलब सभी संख्याओं से विभाजित होने का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सभी संख्याओं से विभाजित होने का मतलब है मुझे इसका एलसीएम निकालना होगा, वही संख्या होगी जो इनके एलसीएम से डिवाइड हो जाएगी। एक तो तरीका यह है कि यहां पे डिविजिबिलिटी के रूल निकाल लो, एक तरीका यह है कि यहां पे आप एलसीएम निकाल लो। अब अगर आप 8 ले लोगे यहां पे, तो 4 भी गया, 2 भी गया, 6 में से 2 गया, 3 बचा, और 8 भी गया। अगर मैंने यहां 9 ले लिया तो 9 गया, 3 गया, 3 गया। मैंने यहां 5 ले लिया तो इसमें से गया 2 बचा, 2 तो पहले ही जा चुका है, 7, ये आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, कितना होगा भाई, 8 नम 72, 72 पंजे 360, 360 इंटू 7, 7 छिंग 42 की 2 हासिलाई 4, 7 2104, 25, 2520 इस सवाल का उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकता है मित्र, जरूर देख लो, आएगा प्रश्न। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 और 24। वह न्यूनतम संख्या चुनिए जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या 16, 20 और 24 से भाग हो जाता है। अब आप मेरे को बताओ, 16, 20 और 24, मुझे इसके अंदर 3 नजर आ रहा है तो मैं तो 3 का नियम देख लूंगा। मुझे इसके अंदर 5 नजर आ रहा है, इसके अंदर 8 और 4 नजर आ रहा है, मैं तो वही नियम देख लूंगा। 5 का नियम कहता है लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, लास्ट के 2 अंक, 2 जीरो होंगे वो 4 से कट जाएंगे। जीरो तो एक इवन नंबर है, वो तो कटता ही है इवन नंबर से, किसी भी संख्या से कटता है। 5 का मतलब है या तो 0 हो या 5 हो, और 3 का है सम ऑफ डिजिट्स। तो इसका मतलब मैं तो केवल 3 का नियम ही चेक कर लूंगा। 3 का नियम चेक करना जरा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 3 से नहीं कटेगा, ये संख्या 3 से कट रही है और ये संख्या 3 से कट रही है। डन है भाई, समझ में आ रहा है। मुझे क्या पूछा है, लीस्ट नंबर, आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन, क्योंकि 3600 किसका स्क्वायर हो गया, 60 का, ये 60 का स्क्वायर है। डन है भाई, बोलो हाँ या ना। क्लियर है, बस एक बार चेक करके देख लेना। जैसे ये संख्या 8 से कट रही है क्या, इसको अपन 8 से काट सकते हैं। 16 से काट के देखो, 16 दूनी 32, कितना बचेगा 40, 16 पंजे कट रहा है, यही है 3600 ही है। आगे बढ़ते हैं। लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर, एक्स एक छोटी संख्या है, ये भी तुम्हारे अभी का सवाल है, अभी ये आया था 2021 जनवरी में, पेपर 2, जनवरी 2021 का प्रश्न है। इस प्रश्न को देखना जरा। माना कि x वह सबसे छोटी संख्या है, 8, 12, 20, 28, 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष रहता है, मतलब रिमाइंडर 5 रहेगा, चाहे 12 से काटो, 8 से काटो, 20 से काटो, 28 से काटो, 35 से काटो। इसका मतलब मुझे नंबर अगर फाइंड करना है, इसका मतलब मुझे जो दिए गई संख्या है एक्स वाई जेड, उसका एलसीएम निकालना है और साथ में मुझे इसके रिमाइंडर को जोड़ देना है। यही सवाल का उत्तर है और कुछ नहीं है, बस याद रखना। इस पे भी स्टार लगाओ, सवाल रिपीट होने की संभावना है, पेपर 2 में आएगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 8, 12, 20, 28 और 35, मुझे क्या करना पड़ेगा, इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। मुझे तो केवल इनका एलसीएम निकालना है। एक तो बेसिक मेथड है, दूसरा आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे अगर मैं बोलूं ये 4 तिया 12 है, 4 पंजे 20, 7 पंजे 35 और 7 चौक 28, और ये तो 8 ही है। अगर मैं 8 ले लूं तो 8 गया, 4 गए,
अब बोलो सर मैं 3 लूंगा, बचेगा 5 और 7, ये रहा एलसीएम। ये इस सवाल में एलसीएम आ गया। बताओ यार कितनी जल्दी एलसीएम निकाल सकते हो, सेकंडों में आप बता सकते हो एलसीएम को। देखो हमने क्या किया, कॉमन ले लिया। देखो 8 के अंदर 4 मौजूद है तो 4 हटा दिया, 5 लिया तो दोनों 5 कट गए, 3 आ गया और बचा 7 आ गया। बस भाई क्या होगा, आप बोलोगे सर 8 तिया 24, 8 तिया 24, 24 पंजे 120, 840 एलसीएम आ गया। कितना आ गया भाई 840, और 840 में अगर 5 जुड़ गए तो वो संख्या क्या बन गई 845। ये रहा आपकी संख्या। अब आपसे क्या बोला है, x के अंकों का योग बताइए। भाई x के अंकों का योग मतलब मुझे जोड़ना पड़ेगा, 8 + 4 + 5 कितना होगा भाई 17। डी ऑप्शन इस सवाल का सही उत्तर। डन है भाई, कर लोगे हाँ या ना। ये 2000, ये आपके अगस्त 2023 का प्रश्न है, देखना इसको। ये अगस्त 2023 का प्रश्न है, इसे देखो। सवाल में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिविजिबल बाय 2, 3 और 11। ऐसी संख्या जो 2, 3 और 11 से कट जाए। ये अभी आया है अगस्त 2023 में, पेपर 2 का प्रश्न है। देखो क्या आंसर होगा बताओ। डन है भाई, कर लोगे सवाल। ये शीट में अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, इसको सॉल्व कर लेना। इसमें 1-2 सवाल बचते हैं वो देख लेना, मैथ्स विद उदय सर, वहां से ले लेना। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। 2 से तो सारी संख्या कट रही हैं, 11 से देखो 3 से 8 4 12, 8 4 12 3 से कट गई, 8 और 1 9 9, ये 3 से नहीं कटेगी। 6 और 3 9, देखो 9 6 3 6, ये कट गया 3 से, 6 कट गया, 2 और 1 3, ये भी 3 से कट गया। अब देख लो 11 से कौन सी कट रही है, 8 और 4 12, 8 और 4 12, ये संख्या 11 से कट गई। 6 और 1 7, ये संख्या 11 से नहीं कटेगी। 6 और 3 9, 6 और 6 12, 9 और 3 12, ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी। आंसर होगा ए एंड डी, ये रहा सी ऑप्शन। ठीक है भाई, डन है। चलो भाई बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ो, सारे के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। 2019 से लेके 2000 जनवरी 2024 तक के सारे प्रश्नों को सॉल्व करो। ठीक है, सेशन पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बाय, गुड नाइट।